पहले बच्चों, आज 66वीं जो पीटी की परीक्षा है उसके संबंध में हम लगातार आपको टेस्टों की एक श्रृंखला शुरू किए और मैं लगातार आपसे 30 प्रश्न लेकर मुखातिब हूँ। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के संबंध में बात करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के 30 प्रश्न लेकर के आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में असत्य कथन चुने। ए, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को समाप्त करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए। बी, भारत में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक है। सी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। डी, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, क्योंकि सभी सत्य कथन है, असत्य कोई नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत में मैंने गवर्नर जनरल का पद सृजित किया लिखा, ऊपर गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल है, लेकिन भारत में लिखा हुआ, भारत का नहीं लिखा। भारत का लिखा हुआ था तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। भारत का गवर्नर जनरल तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना था। बंगाल का गवर्नर जनरल का, लेकिन गवर्नर जनरल का पद जो सृजित हुआ वो वारेन हेस्टिंग पहले बने इसी एक्ट के तहत। ठीक है। दूसरा प्रश्न, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ए, कमलनाथ। बी, सुमित्रा महाजन। सी, वीरेंद्र कुमार। डी, हरिवंश प्रसाद। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है वीरेंद्र कुमार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर कहते किसको है? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं जब नई लोकसभा गठित होती है, उसका काम सिर्फ ये है कि जो जीत करके लोग आते हैं संसद में उनको सब शपथ ग्रहण कराना। यानी सांसद के आप जीते हैं, एमपी बने हैं, उसकी आप चुनाव आयोग आपको सर्टिफिकेट देता है। लेकिन संसद में जो आप तभी आप वोटिंग के अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे या कार्रवाई के अंतर्गत आएंगे जब तक आप शपथ नहीं लेते। तो शपथ दिलाने का काम चूंकि प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो यानी कि प्रोटेम स्पीकर। क्योंकि स्पीकर उसमें होता नहीं है, जब तक कि स्पीकर को चुनना है, चयन करना है। और स्पीकर का चयन तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप सदन के सदस्य नहीं हो जाते। और सदन के सदस्य तभी हो सकते हैं जब आप शपथ ले लें। तो शपथ कराने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ जी थे। ठीक है। 17वीं लोकसभा के वीरेंद्र कुमार जी। ठीक है। जैसे ही स्पीकर चुन लिए जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। सिर्फ शपथ दिलाने और नए स्पीकर के चुनाव, चूंकि चेयर खाली रह करके सदन की कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है। थर्ड, तीसरा प्रश्न, संसदीय विशेषाधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए, अनुच्छेद 102। बी, अनुच्छेद 105। सी, अनुच्छेद 108। डी, अनुच्छेद 109। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार की चर्चा की गई है। सांसदों को विशेष अधिकार प्राप्त है। सदन के जो सदस्य होते हैं उनको अलग अधिकार प्राप्त है। जैसे कि आप सेशन शुरू होने के पहले और सेशन शुरू खत्म होने के बाद 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को दीवानी जो कार्रवाई होती है उसमें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। फौजदारी के मामले में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। और फौजदारी मामले में
परिसर में गिरफ्तार आप नहीं कर सकते हैं, संसद के परिसर में, बाहर आप गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा कि संसद में की गई कार्रवाई को लेकर के संसद के बाहर कोई वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है, कोर्ट कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इसमें अधिकार जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, उनको है। ठीक है। साक्ष्य देने के लिए किसी को सम्मन नहीं दिया जा सकता। जब संसद की कार्रवाई चल रही हो तो किसी को साक्ष्य देने के लिए सम्मन कोर्ट की ओर से जारी नहीं किया जा सकता। तो ये सब विशेषाधिकार जो अनुच्छेद 105 में वर्णित है। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। जॉन मथाई समिति द्वारा किस संसदीय समिति का निर्माण किया गया? ए, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बी, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, सी, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, डी, प्रवर समिति, ये एडहॉक कमेटी होती है, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। ये 1950 में सतत किफायत समिति इसको कहा जाता था। प्राक्कलन समिति जो है, इसका अलग नाम है सतत किफायत समिति। लोक लेखा समिति जो है वो वास्तव में अब आप देखें तो 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में ही गठित हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के होते हैं। 1967 से ये परंपरा हुई कि इसके अध्यक्ष होंगे जो विपक्ष के होंगे। ठीक है। और लोक लेखा जो समिति है, ये जॉन मथाई समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है, ये कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर हुआ था, जिसने 1964 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोनों प्रश्नों। नेक्स्ट आए पांचवें प्रश्न पर। अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चंस के संबंध में असत्य कथन चुने। ए, इसमें प्रश्नों के उत्तर सदन में सिर्फ लिखित रूप में दिए जाते हैं। बी, इसमें सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सी, एक सदस्य एक दिन में अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है, ये लोकसभा के लिए। डी, लोकसभा में कुल अतारांकित प्रश्नों की संख्या एक दिन में 230 से अधिक नहीं हो सकती। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी, इसके सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये गलत है। देखिए, अतारांकित में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। मौखिक वाले में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यानी तारांकित प्रश्न में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। संविधान सभा में गठित समिति द्वारा निर्धारित मुंशी आयंगर सूत्र का संबंध किस क्षेत्र से था? ए, केंद्र राज्य संबंध, बी, प्रारूप से संबंधित, सी, राजभाषा से संबंधित, डी, राष्ट्रीय झंडा से संबंधित, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी, राजभाषा से संबंधित। संविधान के 17वें भाग में राजभाषा की बात की गई है। इसमें अहिंदी भाषियों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कन्हैयालाल मुंशी, ठीक है, गोपाल प्रसाद आयंगर, इन सबों ने मिलकर के एक भाषा समिति में अपनी रिपोर्ट दी थी। और ये दोनों का सूत्र था मुंशी आयंगर सूत्र। इन्होंने कहा था राष्ट्रभाषा को, जो हिंदी को दर्जा प्राप्त हो, और हिंदी का जो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो, ये रिकमेंडेशन उन्होंने किया था जबकि साउथ इंडियन। 7, मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्य की संख्या का अधिकतम कितनी प्रतिशत तक हो सकती है? ए, 10%, बी, 15%, सी, 20%, डी, 25%, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी, 15%। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा
मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया 91st अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में, वो 15% होगा। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, किस संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन प्रमुख जो होता है उसका वो मुख्य आयुक्त कहलाता है, चीफ कमिश्नर कहलाता है? ए दादर एवं नागर हवेली, बी लक्षद्वीप, सी चंडीगढ़, डी पुडुचेरी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई। देखिए, जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, इन 3 जगहों पे जो ऊपर से मैं ABC बोला, इन तीनों जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ जो कमिश्नर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है। और बाकी जगहों पे जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, लद्दाख, इनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ध्यान में रखना है, ठीक है। 9वां प्रश्न, भारत की शास्त्रीय भाषा कौन है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी संस्कृत एवं अन्य दक्षिण भारत भाषाएं, डी 8वीं अनुसूची में वर्णित समस्त भाषाएं, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए। क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो संस्कृत को ही कहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न, उत्तरामेरूर के अभिलेख में किस शासन प्रणाली का विवरण मिलता है? ए गणतंत्रीय शासन प्रणाली, बी स्थानीय स्वशासन प्रणाली, सी राजतंत्रीय शासन प्रणाली, डी दैवीय राजतंत्र प्रणाली, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन प्रणाली। इसके जो हिस्टोरिकल एविडेंस अगर आप देखेंगे तो उत्तरामेरूर का जो अभिलेख है, 2 अभिलेख मिले 919 में, 929 में। इन दोनों उतारे के अभिलेख में आपको चोल प्रशासन का है ये बेटा, उसमें स्थानीय स्वशासन का पूरा वर्णन है। ऊर, सभा, नगरम और कुर्रम, ये सब चीजें जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न, 11वां, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग का आधार क्या होता है? ए कदाचार के आधार पर, बी असमर्थता के आधार पर, सी न्यायिक अवमानना के आधार पर, डी मुख्य न्यायाधीश की सार्वजनिक आलोचना के आधार पर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की जो चर्चा है हमारे संविधान में, वो 61 में भी है, 124(4) में भी है, 217 में भी है, 218 में भी है। और ये देखिए 261 में वो राष्ट्रपति वाला है, 124(4) में सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, 217 में जो है हाई कोर्ट का। तो ये जो आप देखेंगे कदाचार के आधार पर और असमर्थता के आधार पर, यानी अक्षमता के आधार पर और दुर्व्यवहार के आधार पर, ये 3 आधार हैं जिसके आधार पर जस्टिस पर महाभियोग लाया जाता है। पहले जो व्यक्ति थे जिन पर लाया गया वित्तीय कदाचार के आधार पर, वे थे वी रामास्वामी का नाम आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि सिक्किम में पी दिनाकरण के ऊपर लगा, कोलकाता में जो अनुचित व्यवहार के आधार पर सौमित्र सेन पर लगा, लेकिन किसी को भी हटाया नहीं जा सका क्योंकि कुछ ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। किसी ने एक सदन में पास हो गया, दूसरे सदन में जाने के पहले इस्तीफा दे दिया, लेकिन किसी को इस प्रक्रिया के तहत अभी तक हटाया नहीं जा सका।
12वां प्रश्न, राज्यपाल राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग उन सदस्यों को नियुक्त करता है या मनोनीत करता है जो विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन आदि से जुड़े रहते हैं? ए 1/6, बी 1/10, सी 1/12, डी सिर्फ 1, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए 1/6। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग उपभोक्ता संरक्षण के मामले में कितने धनराशि की सुनवाई कर सकता है? ए अधिकतम 20 लाख रुपए के मामले, बी 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के मामले, सी 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के मामले, डी 1 करोड़ रुपए से अधिक के मामले, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी 1 करोड़ रुपए से अधिक के मामले। देखो, इसमें नए चेंजेज आए हैं। ठीक है, 20 जुलाई 2020 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना है 2019। ठीक है, बना था 2019 में, लागू हुआ 20 जुलाई 2020 से। और ये जो अधिनियम है, इसमें वस्तु तथा सेवाओं को भी शामिल किया गया। पहले केवल वस्तुएं थी, अब सेवाओं को भी शामिल किया गया। साथ साथ ई कॉमर्स, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक, ये तमाम जितने शॉपिंग, जो टेली शॉपिंग कहते हो ई कॉमर्स के जरिए, ये सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया। पहले ये नहीं था। ठीक है, इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा। और दोबारा अगर करते हो तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 वर्ष तक की सजा की जाएगी। और इसको त्रिस्तरीय बनाया गया, जैसे जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में 20 लाख रुपए तक का है, और राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग जो है वो 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, यानी कि स्टेट में अगर आप करते हो तो 20 से 1 करोड़ तक का। और राष्ट्रीय अगर करते हो, जो मैंने पूछा है, राष्ट्रीय स्तर पर करते हो तो वो 1 करोड़ से ऊपर तक के मामले की सुनवाई इसमें करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग जो है, मुझे लगता है यूपीएससी में भी आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न 14वां, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ए अनुच्छेद 86, बी अनुच्छेद 89 89, सी अनुच्छेद 90 सब क्लॉज 1, डी अनुच्छेद 92 सब क्लॉज 4, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 89। ठीक है, 89 के तहत जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं, इसको पदेन सभापति है ये। और अनुच्छेद जो 86 है, इसमें प्रेसिडेंट जो है बोथ हाउस को एड्रेस करता है, जिसको हम अभिभाषण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे आए 15वें प्रश्न पर। अशोक मेहता समिति ने पंचायत के कौन सी व्यवस्था की सिफारिश की थी? ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद, बी ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद, सी पंचायत समिति तथा जिला परिषद, डी ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है पंचायत समिति तथा जिला परिषद। अशोक मेहता जो है वो 1977 में गठित हुआ था। इन्होंने 1978 में अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत है, जो विलेज के लेवल का लेवल है, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा ब्लॉक रहने दिया जाए,
और जिला परिषद पर जिला रहने दिया जाए, ग्राम पंचायत को समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है ये, और जो जिस बात के लिए हम लोगों ने कहा है रिप्रेजेंटेशन के लिए गांव के स्तर पर ये नहीं हो पाता है, यहाँ पर बिल्कुल जो है अराजकता फैली हुई है, इसलिए ग्राम पंचायत को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की बात की, उन्होंने मंडल पंचायत की बात की और कहा कि 4 वर्ष इसके कार्यकाल होने चाहिए, लेकिन ये माने नहीं गए। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन सिर्फ नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? ए 42वां संविधान संशोधन 1976, बी 44वां संविधान संशोधन 1978, सी 86वां संविधान संशोधन 2002, डी 97वां संविधान संशोधन 2011, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका जो सही उत्तर है वो है ई। देखिए ये बड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन था। इसमें प्रश्न मैंने पूछा कि संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन सिर्फ नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। 42वें में आप देखेंगे, 42वें में फंडामेंटल राइट्स में भी की गई है संशोधन, ठीक है, प्रस्तावना में भी किया गया है, और आप देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी किया गया है। 44वां संविधान संशोधन जो किए, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई, और यहाँ पे आप आय की प्रतिष्ठा और जो है अवसर की क्षमता है वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की भी बात की गई। 86वां संविधान संशोधन जो है, आप कहेंगे कि ये तो फंडामेंटल राइट्स में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। 97वां संविधान संशोधन 2011, ये भी देखिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 43 ख में है, और 19(1) सी जिसको कहते हैं, यानी कि जो आप स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें इस 91 सी में सरकारी संस्थाओं को स्थापित करने का जो अधिकार है वो ही दिया गया। इसका मतलब आप देखिए कि इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो कि सिर्फ नीति निर्देशक तत्व को करता है, इसलिए इसका उत्तर होता ई। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्विस्टेड था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, तेलंगाना राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत हुआ? ए अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 4, डी अनुच्छेद 236, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 3, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, नए राज्य का जो निर्माण होगा और किसी एक राज्य से काट करके होगा, यानी वर्तमान राज्य के क्षेत्रों से ही काट करके होगा, या नाम में या सीमा में परिवर्तन होगा, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत होगा। तो जैसे तेलंगाना पूछा तो ये आंध्र प्रदेश को काट करके बना, जैसे झारखंड बना तो बिहार से काट करके बना, तो आप अनुच्छेद 3 के तहत लिखेंगे। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि गोवा का निर्माण, पुडुचेरी का, दादर नगर हवेली को ये संघ राज्य क्षेत्रों में जो शामिल किया गया, तो जो नए राज्य जो प्रवेश किए जाते हैं, जो विदेशी सत्ता के अधीन थे, उसको जो लिबरेट किया गया तब मिलाया गया, तो ये होता अनुच्छेद 2। दोनों में अंतर है, कैसे करके पूछेगा बताया आपको। ठीक है, अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 68 वर्ष, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर, 65 वर्ष। ये पहले सुप्रीम कोर्ट का था, हाई कोर्ट का जो है 62 वर्ष था, इसको भी उसके समानांतर ला दिया गया, 65 वर्ष सबका कर दिया गया। ठीक है, संविधान संशोधन करके। अब हम आए 19वां प्रश्न,
विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का दर्जा किस हाई कोर्ट को प्राप्त है? ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी कोलकाता उच्च न्यायालय, सी मुंबई उच्च न्यायालय, डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद की और उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद की एक खंडपीठ लखनऊ में है, इन दोनों ने मिलकर के एक साथ कई बेंच बैठा करके ये कीर्तिमान स्थापित किया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है, अब हम आए अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए श्री नंद कुमार साय, बी श्री राम शंकर कठरिया, सी श्री पीएल पुनिया, डी श्री रामेश्वर ओरांव, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता अब। और इसका सही उत्तर है श्री नंद कुमार साय। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग के श्री रामशंकर कठरिया, पीएल पुनिया पहले थे। अब हम आए 21वें प्रश्न पर। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से धन निर्गत करना यानी इश्यू ऑफ मनी पर किसका नियंत्रण है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। संसद का अधिकार है, संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड पर संसद का अधिकार है। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। आप इसमें केवल लोकसभा नहीं कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इसमें लोकसभा रहता तो हो सकता था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष लिखा है इसलिए नहीं होगा। लोकसभा रहते तो हो सकता, क्योंकि राज्यसभा को तो सिर्फ संस्तुति देने का अधिकार है, कुछ कर नहीं सकती है, इसलिए वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, लेकिन मैंने दिया नहीं वो चॉइस। 22वां प्रश्न। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह वर्णित है अनुच्छेद 20 में, बी अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 34 में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 20 के तहत अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी अपराधी को आपने पकड़ा है और कि आप पकड़ लेते हो, तो जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है उसको ही ये सिद्ध करना पड़ेगा। आप जबरदस्ती किसी को बाध्य नहीं कर सकते, आप अपने विरुद्ध साक्ष्य लीजिए। यानी कि अगर किसी का मर्डर भी हो जाता है, पूछताछ हो सकती है और आपको एविडेंस ढूंढना है, ये नहीं कि उसको मार पीट करके आप ऐसा करें कि आप जो है बाध्य करें कि आप हमको बताइए कि आपने मर्डर जो किया वो कैसे किया, क्या किया। तो ये जब आप अपने विरुद्ध करने के लिए आप नहीं, जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है उसको साक्ष्य लाना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ए इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, बी इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, सी राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं, ई उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई। ठीक है, ई में आप देखिए, इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों सही है।
ठीक है, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाता है। आप किसी को जबरदस्ती राष्ट्रगान नहीं गिलाते। हाँ, राष्ट्रगान का अपमान अगर आप करते हो तब इसके लिए दंड मिलता। उसके लिए दंड क्या है, या राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रीय झंडा हो, इन सब के लिए अपमान आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप चुप रह सकते हैं, आपको नहीं गाना आप मत गाइए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये वर्डिक्ट आया जो सिनेमा हॉल में जो बजता है, उसमें उसी समय सुप्रीम कोर्ट की भी वर्डिक्ट आई। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको अनिवार्य कर दिया गया, बजाना ही है, लेकिन बाद में अपने ही डिसीजन को चेंज किया कि आप नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में ये चेंज किया गया कि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे घटना घट गई कि एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति था सिनेमा हॉल में और वो नहीं उठ पाया, तो लोगों ने उसको पीट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं है, उन्होंने अपने ही डिसीजन को चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 24वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्न में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ए, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, सी, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, डी, कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसमें जो उत्तर है वह तीनों के विरुद्ध है। ठीक है, ये अधिकार तीनों को, कोई भी आपके अधिकार का हनन करता हो, चाहे कार्यपालिका करे, विधायिका करे या न्यायपालिका भी कर सकती है। अगर निचले लेवल की न्यायपालिका आपके अधिकारों का हनन करती है तो आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो, तो ये तीनों में आएगा। ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ किस संविधान से लिया गया है? ए, ब्रिटेन, बी, अमेरिका, सी, कनाडा, डी, ऑस्ट्रेलिया, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। विधि के समक्ष समता की जो बात है वो ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समान संरक्षण होता है तब होता अमेरिका। ठीक है, अब हम आए 26वां, प्रसूति हित लाभ 1961 निर्मित किया गया किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने हेतु? ए, अनुच्छेद 39 क, बी, अनुच्छेद 42 क, सी, अनुच्छेद 42, डी, अनुच्छेद 43 क, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 42। काम जो पाना है असंगत वाला वो भी, और अनुच्छेद प्रसूति हित लाभ, ये दोनों बातें लिखी गई हैं 42 में कि राज्य प्रसूति के समय जो है वो सहयोग करेगा। इसी के लिए बनाया गया 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, और उसका अभी संशोधन भी हुआ। 26 सप्ताह तक महिलाओं को मिलता है, ये आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, यानी कि वो निर्वाचन में भाग लेता है, परंतु उसके महाभियोग यानी इम्पीचमेंट अथॉरिटी का भाग नहीं है? ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, राज्यों का उच्च सदन, डी, राज्यों का निम्न सदन, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है राज्यों का निम्न सदन। राज्यों का जो निम्न सदन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा भाग लेती है लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेती है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ए, जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO, बी, जिला अधिकारी, सी,
मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। डी, जिला परिषद का वरिष्ठतम सदस्य। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है जो उसका पदेन होता है, जिलाधिकारी, डीएम। ठीक है, डीएम करेंगे बैठक की अध्यक्षता। ये रिप्रेजेंटेटिव है जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ग्राम पंचायत की वैध बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी निर्धारित की गई है? ए, सदस्य संख्या का 1/3। बी, सदस्य संख्या का 1/2। सी, सदस्य संख्या का 1/5। डी, सदस्य संख्या का 1/10। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 1/5। इसकी गणपूर्ति 1/5 है, ध्यान में रखना। सबकी गणपूर्ति में ध्यान में रखिएगा। ऐसे लोकसभा राज्यसभा में तो 1/10, संसदीय समितियों में जो छोटी बहुत छोटी बॉडी है 1/3। वो मैंने प्रश्न पहले भी पूछा, इसका 1/5 है। ठीक है, अगला प्रश्न। यदि कोई सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होता है? ए, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देते हैं। बी, मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र दे देती है। सी, संसद भंग हो जाती है। डी, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, कुछ नहीं होता है। राज्यसभा में पराजित हो जाए उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सरकार के ऊपर में। ठीक है, तो ई कई बार पराजित हो चुकी है। ये अब बहुमत नहीं है राज्यसभा में मोदी जी का। तो जो 16वीं लोकसभा थी उसमें तो कई बार राज्यसभा में बिल उनका पास नहीं हो पाया। तो राज्यसभा में पराजित होने के बाद कोई सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ई इज द करेक्ट आंसर। ये रहे बेटा 30 प्रश्न। बनाने में आनंद तो आया ही होगा। ठीक है, कुछ प्रश्नों को तो मैं डालता ही हूँ कि जिसमें थोड़ी सी ट्विस्ट होती है, कुछ प्रश्न डायरेक्टली होते हैं। सम्मिश्रण करता हूँ ताकि आपको आपका दिमागी कसरत हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे उपभोक्ता संरक्षण वाला जो चीज़ है उसको ध्यान रखिएगा, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आ सकता है करंट अफेयर्स के तौर पर भी। तो अब हम लोग अगले सेगमेंट में किसी अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के आएंगे। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश कीजिए कि इसको और ज़्यादा आप लोग प्रसार करें इसका, क्योंकि मेरे लिए आप ही लोग माध्यम हो। ठीक है, कि ताकि आप ही लोग मुझे अन्य बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।